हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्लैक बोर्ड फिजिक्स क्लासेस पर। बच्चों, आज के आपके लिए हम लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा का सभी वीवीआई शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बच्चों लेकर आए हैं। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और क्वेश्चन नहीं हो सकता है। और अगर इन क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ लेते हैं तो याद रखें कि इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सभी क्वेश्चंस का डिटेल में सॉल्यूशन होगा और बढ़िया से पेन कॉपी लेके बैठिए और तब जाके पढ़ाई कीजिए तो मजा आएगा और फायदा मिलेगा आपको। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही वीडियो आए आपके लिए फटाफट नोटिफिकेशन आपका जो है कि ऑन हो जाए और फटाफट आपको वहां से नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो को आप देख लें। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फटाफट वीडियो को आप लोग लाइक कर दें और देखें कि हम लोग ऑल वीवीआई शॉर्ट टाइप चैप्टर नंबर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेके आए हैं। 2024 के बोर्ड के एग्जाम में बहुत फायदा करने वाला है ये सारा का सारा क्वेश्चन बच्चों आपके लिए। तो चलिए शुरू किया जाए और देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो वीवीआई क्वेश्चन है जो साल 2020 के एग्जाम में भी पूछा गया था। सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंस के कलर कोड से आप क्या समझते हैं बच्चों? हिंदी में कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं? साल 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। अब देखिए, आप सभी लोगों ने बच्चों कभी ना कभी कार्बन रजिस्टर को जरूर देखा होगा। रेडियो देखेंगे खोल के कभी तो रंग बिरंगा, पहले जो है कि अब तो रेडियो उतना नहीं यूज होता है लेकिन पहले बड़ा यूज होता था, तो उसमें खोल के देखेंगे तो आपको कलरफुल जो है रजिस्टर्स मिलेंगे। जैसे आपके लिए बच्चों हमने यहाँ पर कुछ पिक्चर भी ला के रखा हुआ है, देखें आप इसको ध्यान से देखें। आप अगर इनको देखेंगे तो इनको पहचान जाएंगे बच्चों, ये कहीं ना कहीं आपको दिखे होंगे इस तरह के। ये सारे के सारे बच्चों जो कार्बन रजिस्टर्स है, आप इनके कलरफुल कोडिंग को देख रहे हैं। इस तरीके से 4 पट्टियां होती है कलर की जिनमें कोडिंग होती है। अब कोडिंग इनकी क्यों की जाती है बच्चों? क्योंकि इनका साइज एक तो बहुत छोटा होता है और अगर उस पर लिख भी दिया जाए तो वो इतना छोटा होगा कि पढ़ नहीं पाएंगे लोग। साथ ही साथ जो मजदूर होते हैं बच्चों, जो रेडियो बनाते हैं, ये रिपेयरिंग करते हैं, ये काम करते हैं, वो लोग जानते हो कि उनमें से बहुत सारे लोग अनपढ़ होते हैं। तो एक कलर कोडिंग करने से बहुत सारा फायदा है कि कलर हमको दूर से ही दिख जाता है और उससे हम उसके रेजिस्टेंस का पता कर पाएंगे। साथ में जो अनपढ़ लोग हैं वो भी अपना पता कर लेंगे, भाई अच्छा इस ये कलर है इसका मतलब ये होता है और दूसरे कलर का मतलब ये होता है। इसलिए कार्बन कार्बन रजिस्टर की कलर कोडिंग की जाती है बच्चों। थ्योरेटिकल सवाल है ये और इसमें थोड़ा सा आपको क्या है, थ्योरेटिकल सवाल में बच्चों आपको बस 2 लाइन लिख देना है इसके बारे में। मैं इसको यहां पर रख देता हूं आपके लिए, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, इसका आंसर कैसे देंगे? आंसर इसको इस तरीके से दिया जाएगा बच्चों कि भाई ध्यान दें आप कि आंसर इस तरीके से दिया जाएगा कि चूंकि कार्बन प्रतिरोधक आकार में इतना छोटा होता है कि प्रतिरोध के मान को नहीं लिख पाते हैं, ठीक है ना, बहुत छोटा हो जाता है, प्रतिरोध के मान को नहीं लिख पाते हैं। इसीलिए प्रतिरोध के मान को अंक में न निरूपित कर रंग कोड यानी कलर कोड में निरूपित किया जाता है। अंग्रेजी में यही यही बात अंग्रेजी में भी है कि सिंस द कार्बन रजिस्टर आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, very small in size. Due to this reason, the value of resistance of resistor are indicated by the coloring on the surface. तो उसके सतह पर पट्टियां बना दी जाती है कलर की और इस तरीके से कार्बन रजिस्टर होते हैं बच्चों। बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ आज के, और आज का हमारा 2 सवाल और दूसरा और तीसरा सवाल आपके सामने है बच्चों। ये दोनों के दोनों न्यूमेरिकल्स हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि 2 नंबर के सवालों में न्यूमेरिकल्स ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे, इसलिए न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यदि कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है न्यूमेरिकल तो वीडियो को आगे बढ़ाए थोड़ा सा और आगे आपको और शॉर्ट टाइप मिलेगा, ठीक है। तो पहले तो हम इन दोनों सवालों को सॉल्व करेंगे और सवाल आपके सामने है तो क्यों नहीं इसको पढ़ लिया जाए बच्चों। सवाल क्या है देखिएगा बच्चों, यहाँ पे दूसरा सवाल पढ़ते हैं हम कि 2 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस रेशियो 3:4 यानी 3:4 में उसका रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है बच्चों, यानी समानांतर क्रम में किया गया है। और कह रहा है कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन देम। साल 2019 के बोर्ड एग्जाम में इस सवाल को पूछा गया था और हम इसको अभी सॉल्व करेंगे। हिंदी में भी क्वेश्चन है यहाँ के 3:4 के अनुपात में 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं, इनमें उत्पन्न उष्मा के परिणामों की तुलना करें।
आइए हम इस सवाल को बच्चों आपके लिए सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 2 को आपके लिए हम सॉल्व करने वाले हैं। सभी लोग दिल थाम के बैठ जाइए बच्चों और देखिए किस तरीके से हम लोग इसको करते हैं आपके लिए सॉल्व। तो सबसे पहले बच्चों क्या दिया हुआ है हमको दिया हुआ है 2 रजिस्टर पैरेलल में है बच्चों। तो सबसे पहले हम आपके लिए यहाँ पर 2 रजिस्टर बना देते हैं जिनको पैरेलल में दिखा देते हैं बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से ये 2 रजिस्टर्स बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। एक रजिस्टर को मान ले R1 दिया है, दूसरे को R2 दिया है। तो दिया है कि R1 और R2 का अनुपात जो है बच्चों, यानी R1 is to R2, R1 is to बच्चों R2, ये दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ बच्चों। तो हमसे पूछ रहा है बताइए कि जब आप जानते हैं जैसा कि बच्चों कि जब किसी तार में करंट फ्लो होता है तो उसमें हीट भी पैदा होता है बच्चों। हीट का फॉर्मूला I² RT से। तो इसमें हीट का क्या अनुपात होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि पहले यहाँ पहला जो आपका ये ऊपर वाला R1 में कितना हीट पैदा होगा और R2 में कितना हीट पैदा होगा, उनका अनुपात हम लोगों को बताना है, यानी H1 अनुपात H2 को बताना है बच्चों। आइए हीट को निकालते हैं हम लोग, जो वैल्यू दिया है उसी से हम लोग निकालेंगे बच्चों। तो ध्यान दें यहाँ पर हीट का सबसे पहले फॉर्मूला देखें, H बराबर होता है I² RT होता है बच्चों। अब यहाँ देखें कि I यानी करंट का कोई जिक्र नहीं है, तो करंट को हम करेंगे साइड में और इस करंट वाले फॉर्मूले को चेंज करके I बराबर, क्योंकि V/R होता है तो इसको उसमें बदल देंगे, V/R का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू R इंटू टी हो जाएगा बच्चों। और ध्यान दें यहाँ पर ये V²/R² इंटू R और इंटू क्या बच्चों टी, यहां से एक R से एक R कट जाएगा बच्चों, ये V² और यहाँ पर बचेगा टी और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा R हो जाएगा। अब ये हीट का फॉर्मूला निकल गया बच्चों और इस फॉर्मूले में ध्यान से देखिए एक शॉर्टकट तरीका आपको बताएंगे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बच्चों मेरे। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले देखो कि पैरेलल में आप याद रखो कि पोटेंशियल सेम होता है, यानी विभव समान होता है। पैरेलल में विभव समान होता है बच्चों, यानी भी तो दोनों में कॉमन हो गया, कांस्टेंट हो गया। और टाइम तो सेम बोला है कि सेम टाइम में जो है हमको करना है, निकालना है इसको, ठीक है। तो टाइम भी कॉमन हो गया, तो यू कैन सी दैट कि H ओनली डिपेंड्स ऑन R, और H R पर किस प्रकार से निर्भर करता है बच्चों, तो H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी 1/R। यहाँ पे देखिए बच्चों ध्यान से थोड़ा सा कि 1/R है ना। इस फॉर्मूले से अगर आप देख ले बच्चों कि H इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के, तो बच्चों हो जाएगा फॉर्मूला आपका H1/H2 है ना। H अनुपात 2 का मतलब यही हुआ H1/H2 जो बराबर हो जाएगा बच्चों वो H1/H2 जो हो जाएगा मेरे बच्चों, वो उल्टा कर देना है H1 है ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हो जाएगा बराबर आपके R2/R1 के। देखिए H1 ऊपर तो R1 नीचे, और यहाँ पर आपको R2 ऊपर, H2 नीचे तो R2 ऊपर हो गया, उल्टा हो जाता है बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों की R2/R1, तो भाई R1/R2 का मान 3/4, ये अनुपात जो होता है ना इसको हम बट्टे में भी चेंज कर सकते हैं। तो R1/R2 बराबर 3/4 है, तो अगर उल्टा कर देंगे R2/R1 बच्चों तो ये 4/3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये बन जाएगा H1/H2 का मान आया कितना, 4/3। या इसी को अगर अनुपात में लिखना चाहते हैं तो H1 अनुपात H2 बच्चों, H2 बराबर हो जाएगा 4/3 के हो जाएगा। और यही आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा बच्चों सॉल्यूशन, इसी का आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। एकदम जबरदस्त समझ में आया तो कमेंट करके जल्दी से बताइए कि हाँ भाई समझ में आ गया। आप लोग कमेंट किया करो, लाइक किया करो, वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तब ना। एक घंटे का वीडियो बनाते हैं और कोई देखता नहीं है, कमेंट नहीं करता, पता नहीं कोई पढ़ता है कि नहीं पढ़ता यार, है ना। बहुत मेहनत लगता है। आप जैसा कि इधर समय देख लो अभी कितना समय हो रहा है, यहाँ पे समय आप देख सकते हो, टाइम चल रहा है कि रात के भाई 11:08 हो रहे हैं अभी, और आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा दूसरा सवाल यानी कि तीसरा सवाल है बच्चों, ध्यान से देखेंगे इसको कि 4 12 ओम रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल बच्चों, है ना। चार 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 12 ओम के रेजिस्टर को कनेक्ट किया गया है पैरेलल में, एंड 3 सच कॉम्बिनेशन आर कनेक्टेड इन सीरीज, और इस प्रकार के 3 जो है कॉम्बिनेशन वो सीरीज में रखे गए हैं।
अब आपको कहता है व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंसेस, बड़ा आसानी से निकाल देंगे। पहले हिंदी में क्वेश्चन को क्यों ना देख लिया जाए, साल 2018 का पूछा हुआ सवाल है ये कि 12 ओम के 4 प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और इस प्रकार के 3 संयोजनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। आओ मेरे बच्चों तीसरे सवाल को हम आपको सॉल्यूशन करके दिखाते हैं और ध्यान से देखो कि क्या कह रहा है ये हमको और इसका सॉल्यूशन कर देंगे। ये कह रहा है कि 12 ओम के 4 प्रतिरोधों को पैरेलल में, यानी ये एक रजिस्टर हो गया बच्चा, ये दूसरा रजिस्टर हो गया और ये तीसरा और ये चौथा, इस तरीके से करके कह रहा है कि 12 ये सब 12 ओम के हैं बच्चों। अगर आपको दिख रहा हो ध्यान से देखें, ये सब के सब 12 ओम के हैं बच्चों और 12 ओम के हैं ये सब के सब। और इस तरीके से कहता है कि 3 को कॉम्बिनेशन ऐसा ही है, ऐसा ही 3 को सीरीज में लगा हुआ है बच्चों, ऐसा ही 3 को ये हो गया और फिर यहाँ पर 3 को और एक और है ना, 4 को और रजिस्टर इस तरीके से। तो कहता है कि 4 ओम के 12 ओम के 4 रजिस्टर इस तरीके से पहले पैरेलल में है और इस तरीके का 3 को है। अब बताओ इसका कॉम्बिनेशन, ये सारे के सारे रजिस्टर बच्चों 12 ओम के है, ये आपको मान के चलना है। यहाँ पे हम सब पे लिख के टाइम लॉस आपका नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कहता है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना है बच्चों। अब ये देखो ये पैरेलल में है बच्चों और पैरेलल में फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मेरे बच्चों, आर इक्विवेलेंट बराबर होता है सी बट्टा एन। सी यानी सॉरी सी नहीं बल्कि आर बट्टा एन क्या होता है, आर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आर बट्टा एन, तो ये हो जाएगा आर बट्टा एन हो जाएगा। और यहाँ पर आर कितना है रेजिस्टेंस 12 और एन मतलब कितना है तो 1 2 3 4 है, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 बच्चों। यानी इन चारों को मिला के आएगा कितना इक्विवेलेंट 3 ओम आएगा। 12 के 4 मिले तो 3 आया, क्योंकि बच्चों पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है यानी घट जाता है। अब ये 3 इसका भी आएगा, 3 इसका आएगा, इस तरीके से आपके पास 3 रजिस्टर इस तरीके से बचेंगे बच्चों, सबका 3 ओम का रजिस्टर होगा, रेजिस्टेंस होगा। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो सीरीज होता है फॉर्मूला, सीरीज में बच्चों बस R1 प्लस R2 प्लस R3 को सबको जोड़ देना होता है। तो 3 + 3 + 3 बच्चों कितना हो जाएगा 9 ओम हो जाएगा और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा बच्चों। बोलो एकदम मस्त, समझ में आया कि नहीं आया। बढ़ते हम अपने अगले सवाल की तरफ बच्चों। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है दोनों का दोनों न्यूमेरिकल। अब हम आगे बढ़ेंगे आपके लिए और एकदम बढ़िया से बच्चों याद रखना 2 नंबर में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। आगे हमारे पास एक सवाल है बच्चों, ये एक थ्योरेटिकल सवाल है जो पूछा जाता है। सवाल को पढ़ते हैं, देखिए पूछा गया सवाल 2018 में पूछा गया हुआ सवाल है ये। और ये सवाल कहता है यूजिंग द थ्योरी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्रेस ओम्स लॉ। बच्चों ओम का नियम है क्या, ओम का नियम यही है कि V प्रोपोर्शनल I के होता है ना, यानी कि जो विभवांतर होता है वो करंट यानी विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो कहता है हमको संवहन वेग के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए ओम के नियम की व्युत्पत्ति करें यानी एक्सप्रेस करना है बच्चों। आओ जरा इधर लिखा है, इसको भी समझा देंगे, लेकिन पहले हम अपने शब्दों में आपको लेके आते हैं और हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का प्रयोग करके बच्चों हम आपको दिखाएंगे कि ओम के नियम को कैसे लाना है। तो इस तरीके से बच्चों ध्यान दें, सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, I बराबर होता है NEAVD बच्चों, ये फॉर्मूला होता है, ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच के रिलेशन का फॉर्मूला है बच्चों, I बराबर NEAVD। साथ ही साथ अब हम क्या करते हैं यहाँ पे बच्चों कि हम VD यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा NEA, यहाँ VD का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों EE बट्टा M इंटू क्या हो जाएगा टाउ। टाउ क्या होता है बच्चों, टाउ होता है आपका रिलेक्शन। सबको बताएंगे सारे जो क्वांटिटीज है यहाँ पे कौन कौन से हैं। पहले तो I बराबर ये N E इंटू ई स्क्वायर कर दिया जाए, A को A रख दिया जाए बट्टा M को M रख दिया जाए, टाउ को टाउ लगा दिया जाए। और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला dV/dr होता है, dV मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसको भी रख दिया जाए पोटेंशियल डिफरेंस को यानी पोटेंशियल को, और dV/dr यानी कंडक्टर का लेंथ, और लेंथ को हम लोग L स्मॉल l या कैपिटल L दोनों में से कुछ भी मान लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर सारा जब हम लिख चुके हैं बच्चों तो ध्यान देंगे यहाँ पर क्या करेंगे कि इस I को भेजना है उधर और ये जितना आपको दिख रहा है सबको लेके आना है इस पार बच्चों, सबको इधर लेके आना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका I उधर गया तो V बट्टा I हो जाएगा, तो V बट्टा I
बराबर ये सब इधर आएगा तो पलट जाएगा, ऊपर हो जाएगा बच्चों। एम एल बट्टा एम एल, एल स्मॉल लिया, चलो स्मॉल लिया है, ध्यान दे इधर एम को स्मॉल लिया है हमने, तो एम एल बट्टा ये पूरा नीचे आ गया तो एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ हो जाएगा बच्चों। अब ध्यान दे ये पूरा का पूरा कांस्टेंट होता है, कैसे कांस्टेंट होता है हम आपको बताएंगे कैसे कांस्टेंट होता है। साथ ही साथ ये सब क्या क्या है इनके नाम भी हम आपको बता देंगे, एग्जाम हॉल में आप लिख दीजिएगा, नहीं भी लिखिएगा चलेगा, 2 नंबर का सवाल है। तो यहाँ पर आपको हम ये सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं, इन सारे कांस्टेंट को ही कहा जाता है बच्चों V बट्टा I बराबर, ये सारे कांस्टेंट ही रेजिस्टेंस कहलाते हैं। तो याद रखें कि ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है बच्चों, इसीलिए ये V बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पर उधर चला जाएगा तो I इंटू R हो जाता है, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटा के हम ये लगा सकते हैं कि भाई V किस पर डिपेंड करता है, I पर डिपेंड करता है बच्चों। और यही ओम का नियम है, यही क्या है बच्चों, ओम्स लॉ है बच्चों, यही क्या है, ओम्स लॉ, ओम का नियम है बच्चों, यही ओम का नियम है ना, हिंदी में भी लिख देंगे यही ओम का नियम है बच्चों। अब हम ये बता रहे थे कि पहले बात तो ये आर का मान याद रख लो, हम इधर घेर के लिख देते हैं, आगे यूज करेंगे यहां से देख के, तो आर बराबर याद कर लो कितना होता है, एन ई स्क्वायर ए टाउ, ए टाउ बट्टा एम इंटू एल बच्चों। इस तरीके से हम आर के इस मान को आगे यूज करेंगे, आपसे पूछेंगे भाई ऐसा होता है, आप बताओ जरा, तो देख के बता देना आप, ठीक है ना। तो अब इधर देखिएगा कि ये तो प्रूफ हो गया, अब यहाँ पर कुछ लैंग्वेज जैसे लिखना होगा कि कौन कौन क्या सी चीजें हैं, हालांकि इसमें भी नहीं दिया हुआ है लेकिन हम खुद आपको बता देते हैं। ये वही चीज हमने जो बताया बच्चों की कौन सी चीजें हैं वो सब दिया हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ लेना हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बता देते हैं आपको कौन क्या चीज है, एम, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो हमने कंडक्टर सैंपल लिया उसका लंबाई है, एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि आप उसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व है बच्चों, यानी इलेक्ट्रॉन पर यूनिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ए क्या है, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, कोई कंडक्टर लेते हैं उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और टाउ क्या बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम है। इस तरीके से ये प्रूफ हो गया, बस ये दिखाना होता है कि भाई हाँ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, आई के हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये था हमारा सवाल। अभी देखिए इधर हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, है ना। यहाँ उसी फॉर्मूले से जैसे हमने प्रूफ किया है, ज्यादा अच्छा होगा कि आप हमारे वाले को फॉलो कर लो, इस तरीके से इसको पढ़ लो, है ना, इसको प्रूफ करना होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और यहाँ पर हमारे पास 3 न्यूमेरिकल है, तो जिन बच्चों को न्यूमेरिकल से डर लगता है वो डरो नहीं, कोशिश करो पढ़ने का, लेकिन अगर चाहते हो कि नहीं पढ़ना तो ये 3 क्वेश्चन को हटा के तुम आगे बढ़ जाओ, और आगे तुमको और VVI शॉर्ट टाइप सब मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन चलो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं न्यूमेरिकल्स, ये 3 न्यूमेरिकल्स क्योंकि पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं 17 में, 16 में, 15 में, है ना, लगातार 15, 16, 17 में, और इस बार भी बच्चों 2 नंबर में न्यूमेरिकल आपका आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं कि करके, तो हमारे पास पहला सवाल है यानी क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है कि अ बल्ब रेटेड 100 वाट एंड 220 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट, उसको 240 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, और कहता है कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल पावर लॉस, और ये एक्स्ट्रा वाट है, इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पर हम लोग इसको यूज नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमसे दिया क्या है कि एक बल्ब है बच्चों 100 वाट का और 220 वोल्ट का बल्ब है, उसको 240 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है, तो पावर लॉस कितना होगा। आइए मेरे बच्चों इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का हम आपके लिए सॉल्यूशन करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने बच्चों, कहा एक बल्ब है जो 100 वाट का है और कितना है भाई 220 वोल्ट, जिसका वोल्टेज 220 वोल्ट है बच्चों। तो यहाँ पर बल्ब है हमारा जो जिसका पावर है आपका 100 वाट, और जिसका वोल्टेज जो है बच्चों वो आपका 220 वोल्ट, उसका रेटिंग मतलब लिखा हुआ है, जब किसी बल्ब को लेंगे तो उस पर भी रेटिंग लिखा रहता है बच्चों, ठीक है ना। अब यहां से हमको बोला है कि जब उसको कनेक्ट किया गया कितना से 240 वोल्ट से, तो पावर लॉस बताइए। सबसे पहले हम यहाँ से बच्चों फॉर्मूला निकालेंगे रेजिस्टेंस का, और फिर हम रेजिस्टेंस का यूज करके यहाँ से पावर निकालेंगे। सबसे पहले रेजिस्टेंस बच्चों, पावर बराबर होता है बच्चों, याद रखें वी स्क्वायर बट्टा आर होता है, क्या होता है, वी स्क्वायर बट्टा आर होता है, फॉर्मूला याद रखें बच्चों। अब यहाँ पर पावर आपका दिया हुआ है आर निकालना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बट्टा पावर हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ ध्यान दीजिए वी कितना है 220, तो 220 का स्क्वायर बट्टा पावर कितना बच्चा 100 है, बड़ा आसानी से निकल जाएगा, गुना करें 22 दूनी 44 के 4 हासिल 4, और 22 दूनी 44 4 48 है ना, हमने 22 को 22 से गुना किया, 2 को 0 बिठा देंगे यहाँ पे, बट्टा यहाँ पे 100 हो गया, ये 100 से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया बच्चों, रेजिस्टेंस आ गया कितना 484 ओम, कितना आ गया रेजिस्टेंस,
आर बराबर निकल गया 484, ये आपका ओम हो गया। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है बच्चों। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि हमसे पूछा है पावर लॉस, तो हम लोग ऐसे ही निकाल देंगे पावर लॉस। पावर लॉस क्या हो जाएगा बच्चों, पावर बराबर होता है वी स्क्वायर बट्टा आर, उसको कनेक्ट किया गया कितना से बच्चों, वी स्क्वायर यानी 240 के स्क्वायर, 240 का स्क्वायर करेंगे और बट्टा यहाँ पर आर, आर कितना आया है 484 आ गया है बच्चों। अब हम इसको गुना करेंगे, 24 को 24 से जरा गुना कर लिया जाए तो 24 4 चौका 16 के 100 हासिल 1, 4 दूनी यहाँ 4 चौका 16 के 100 हासिल 1, 2 चौका 8 और 1 9 96, 24 दूनी हो जाएगा 48 हो जाएगा। कुल मिला के 6 9 8 17 के 7 हासिल 1 4 1 500, ये आपका हो जाएगा बच्चों 576 हो जाएगा। और हम इसको यहाँ पर लिख देंगे 2 गो जीरो के साथ 576, है ना, 576 और यहाँ डबल जीरो लग जाएगा, नीचे में 484 है बच्चों। इसको भाग दोगे ना तो ये आर पावर जो आ जाएगा, पावर आ जाएगा आपको भाग देके 119 वाट आ जाएगा बच्चों। यही आपका पावर क्या है, लॉस है। पावर क्या है, लॉस, जो हमसे पूछा गया था छोटा सा एक सवाल में, ठीक है ना। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन नंबर 5। अगले सवाल पे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखें, आपके पास है ना हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है। अगर मुझसे कभी छूट जाए हिंदी पढ़ना तो आप वीडियो को पॉज करके हिंदी में पढ़ लें क्वेश्चंस को और आराम से बनाए, ठीक है ना। अब आते हैं छठे सवाल पे बच्चों, कहता है ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम इज एलोंगेटेड टू डबल इट्स लेंथ, मतलब एक तार है जिसका रेजिस्टेंस 16 ओम है, जिसको हमने लंबा कर दिया दुगना, नया रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों। देखो इधर ध्यान से कि हिंदी में यहाँ क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन है कि 16 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाती है तो तार का नया प्रतिरोध कितना होगा। आइए जरा नए प्रतिरोध से हम आपको भेंट कराते हैं, मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। देखिए बच्चों, मान लो ये एक कंडक्टर है, ये एक तार है, ठीक है ना, जिसका लंबाई मान लीजिए कि एल था। कितना था लंबाई, एल था, ठीक है बच्चों। और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था बच्चों, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस कितना था, तो आर बराबर था, यहाँ दिया हुआ है कितना ओम है, 16 ओम, 16 ओम है क्या, 16 ओम है, हाँ 16 ओम का प्रतिरोध है बच्चों। तो हम यहाँ से इसका रेजिस्टेंस है 16 ओम, है ना। कहा कि इसके लंबाई को खींच के दुगना कर दिया, एकदम सिंपलेस्ट तरीका हम आपको बता रहे हैं, लंबाई को खींच कर दुगना कर दिया बच्चों। जब इसके लंबाई को खींच के दुगुना करेंगे, सोचिए आप ही, जब इसको हम खींच के दुगुना करेंगे तो इसका चौड़ाई जो होगा यानी एरिया वो तो घट जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम इसको क्या करते हैं, ऐसा, ये तार दुगना हो गया लेकिन पतला भी तो हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से पतला हो जाएगा, तो इसकी लंबाई को हम कहते हैं 2L यानी दुगुना हो गया, लेकिन एरिया तो आधा हो जाएगा भाई। एरिया क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहना है ना, वॉल्यूम जितना है उतना ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसका रेजिस्टेंस निकाल देते हैं, यानी आर डैश निकाल के देखेंगे हम लोग कितना आता है। आर तो आपका इसका था, है ना। आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, ठीक है। अब इसका हम लोग निकालते हैं आर, आर डैश बराबर हो जाएगा, रो तो रो है, एल की जगह 2L आ जाएगा और बाई ए की जगह ए बाई 2 आ जाएगा बच्चों। ये दो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे रो एल बाई ए को हम लोग साइड करते हैं, दो ऊपर जाएगा, दो दूनी 4 साइड कर लेते हैं। अब ये रो एल बाई ए तो आर का मान है जिसका मान होता है 16 ओम, है ना। तो यहाँ से रो एल बाई ए यानी आर का मान हम लोग रख लेते हैं, या ऐसे लिखते हैं कि आर डैश बराबर हो जाएगा आर इंटू 4, क्योंकि आर का मान कितना है, रो एल बाई ए, तो आर का मान रो एल बाई ए रख दिया, तो यहाँ पर आर का मान कितना दिया हुआ है 16, 16 गुने 4, 16 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 16 चौका 64, तो हो जाएगा 64 ओम। नया वाला प्रतिरोध जो बच्चों, जो तार को लंबा दुगना कर दिया गया उसकी लंबाई को, उसका नया रेजिस्टेंस होगा 64 ओम, 64 ओम, ये 64 ओम हो जाएगा बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। हमारे पास तीसरा सवाल है, यानी कि 7वां सवाल है, यहाँ पर न्यूमेरिकल है, ये भी एक न्यूमेरिकल है बच्चों, और बड़े प्रेम से इसको हम लोग बनाएंगे। आइए देखिए क्या कहता है 7वां सवाल, when two resistors are connected in series and parallel then their equivalent resistance है 16 ओम एंड 3 ओम। हिंदी में बताते हैं बच्चों, देखो दो रजिस्टर है, कहता है जब उनको सीरीज में जोड़ा गया तो उनका इक्विवेलेंट आ रहा है 16 ओम, और जब उनको पैरेलल में जोड़ दिया गया तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है 3 ओम। तो हमको बताना है कि उनका रेजिस्टेंस का मान कितना है। हिंदी में भी यहीं पर दिया हुआ है, क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों। यदि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है। यदि उन्हीं दो प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 3 ओम है। तो उनका अलग अलग प्रतिरोध निकाले। 2015 का पूछा हुआ सवाल है, एक न्यूमेरिकल है बच्चों, और आइए हम इस न्यूमेरिकल को बनाएंगे बहुत अच्छे से।
और देखिए बच्चों, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 7वां और कहता है कि दो रजिस्टर है, जब उनको हम सीरीज में जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 16 ओम आ रहा है। कितना आ रहा है, 16 ओम। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रजिस्टर के सीरीज के जोड़ने का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 बराबर दिया गया है 16 ओम। इसको समीकरण 1 मान लेंगे बच्चों, ठीक है। और अब ध्यान दें कि यहां पर आपको फिर कह रहा है कि अगर उनको पैरेलल में जोड़ा तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है R1 R2 बट्टा R1 प्लस R2। और फिर कहता है ये कितना दिया हुआ है, 3 ओम पैरेलल में जोड़ के। तो यहाँ पर R1 प्लस R2 का मान ऊपर से उठा के रख दीजिए, तो ये R1 इंटू R2 बराबर बट्टा हो जाएगा, ये कितना R1 प्लस R2 का मान कितना है, 16 ओम है, बराबर कितना हो जाएगा 3। ये 16 उधर चला गया तो 16 ये कितना हो जाएगा 48। तो R1 R2 बराबर हो जाएगा ये 48। इसको रखे रहिए आराम से, इसका मान आगे यूज करेंगे हम लोग। अब एक फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। याद कर लीजिएगा, नहीं याद होगा तो ठीक है, आशा करते हैं याद तो जरूर होगा आपको। तो यही फॉर्मूला हम लगाते हैं r पर, R1 R2 पर। तो फॉर्मूला लगाते हैं R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर, उस पर भी तो फिट बैठेगा, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। इसी फॉर्मूले पे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। अब R1 माइनस R2 का तो पता नहीं है, तो R1 माइनस R2 को हम उसी प्रकार से रहने देंगे यहाँ पे बच्चों, बराबर R1 प्लस R2 का तो पता है कि R1 प्लस R2 का मान कितना है, 16 है। तो यहाँ क्यों ना 16 रख दिया जाए, 16 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, माइनस यहाँ 4। और R1 इंटू R2 का मान बच्चों यहाँ देख लो कितना है, 48 यानी 48 है बच्चों। ये हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब ये R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर रखे रहिए, इसको आगे काम देगा। 16 का स्क्वायर करेंगे 256 आ गया, माइनस यहाँ गुना करेंगे 4 8 32 के 2 हासिल 3 4 चौका 16 3 19 192 आ गया बच्चों। अब यहाँ देखिए R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बच्चों बराबर, इधर 256 में से 192 जाएगा, ये 64 आएगा, घटा के देख लीजिए कॉपी पर। और अब इस स्क्वायर को भेजेंगे तो रूट लगेगा, तो R1 माइनस R2 बराबर हो जाएगा बच्चों ये, है ना, रूट लगेगा 64। तो 64 बराबर हो जाएगा आपका, इसका रूट कितना हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, इसको हम अब यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि भाई R1 माइनस R2 बराबर हो गया कितना, वर्गमूल 8 हो गया। अब ये समीकरण हमारा 2 है और ये समीकरण 1 है। हमारे पास R1 और R2 दोनों का मान, R1 प्लस R2 का मान आ चुका है। अब दो समीकरण x प्लस वाई और x माइनस वाई की तरह है, जो 10वीं क्लास में आप सॉल्व करते थे बड़े आसानी से। आइए हम कर लेते हैं सॉल्व। R1 प्लस R2 का मान 16 है और R1 माइनस R2 का मान 8 है बच्चों। तो आइए इसको सॉल्व कर दिया। R1 प्लस R2 का मान देखिए बच्चों, R1 प्लस R2 का मान, R1 प्लस R2 का मान 16 है और R1 माइनस R2 का मान है बच्चों 8। अब यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो R2 से R2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2R1 बराबर, अरे भाई मच्छर किधर जा रहा है, तो यहाँ ध्यान दे 2R1 बराबर हो जाएगा कि 16 और 8 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब यहाँ 2 से काटेंगे 12 बार में, ठीक है ना, तो R1 बराबर हो जाएगा आपका 12 ओम। लो एक निकल गया। अब दूसरा आपका निकालना है, तो समीकरण किसी में रख दो मान, है ना, तो लिख दो कि समीकरण 1 में R1 का मान रखने पर, R1 का मान रखने पर, मान रखने पर, चलो रख देते हैं भाई, रखने पर मान रख दो भाई, R1 प्लस R2 का मान कितना है भाई, 16 है। R1 का मान आ गया 12 प्लस R2 बराबर 16, ठीक है। R 12 को इधर भेज दो तो R2 बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12। तो R2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, 4 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 ओम। और इस तरीके से R1 और R2 दोनों का मान निकल चुका है बच्चों, R1 और R2 दोनों का मान निकल चुका है ना। तो अब इसको जो है हम लोग सॉल्व कर लिए, आगे बढ़ेंगे। एकदम अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई, सब्सक्राइब करो, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। और बहुत ज्यादा फायदा उठाओ, और जिस दिन पास होना ना उस दिन एक कमेंट कर देना कहीं किसी भी वीडियो पर आके,
कि सर बहुत हेल्प मिला, या जो भी तुमको अगर फायदा लगा कि हाँ भाई फायदा हुआ है, तो कर देना कमेंट मेरे भाई, कर देना। किसके लिए पढ़ा रहे हैं? आपके लिए पढ़ा रहे हैं आप, और किसके लिए। तो ये हमने 5, 6 और 7 क्वेश्चंस कंप्लीट किया यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्या हमारे पिटारे में और क्या है आपके लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारे पिटारे में एक और सवाल आ चुका है आपके लिए बच्चों, और ये सवाल है यहाँ पर देखेंगे बच्चों, आप सभी लोग देखेंगे कि a wire of resistivity rho is stretched to double its length, यानी एक तार को, जैसा एक सवाल पीछे पूछा गया था इसी तरीके का सवाल है, एक तार की लंबाई को, लेंथ को डबल कर दिया गया, डबल कर दिया गया। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टिविटी, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टिविटी, इसका नया रेजिस्टिविटी क्या होगा। एक तार की लंबाई को खींच के दुगना किया गया तो इसकी नई प्रतिरोधकता क्या होगी। बच्चों याद रखो कि रेजिस्टिविटी जो है वो आपका लेंथ, रेजिस्टिविटी जो है वो डायमेंशन पर निर्भर नहीं करता, वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है। मटेरियल चेंज होगा तब रेजिस्टिविटी क्या होगी, चेंज होगी। इस ऐसे चेंज नहीं होगी, ऐसे चेंज नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं यहाँ पर कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि तार की प्रतिरोधकता सिर्फ तापक्रम तथा पदार्थ पर निर्भर करती है। यहाँ तो सिर्फ लंबाई परिवर्तन हुआ है जिस पर निर्भर नहीं करता, इसलिए कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हमारा क्या कहता है कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर एंड एक्सप्लेन ईच टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, यानी रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखना है और उसके हर एक टर्म को समझाना है। तो इसको तो हम समझाएंगे ही आपको, लेकिन उससे पहले आइए हम अपने तरह से आपको समझाते हैं बच्चों, ध्यान दें, अपने तरह से समझाते हैं आपको। तो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का बच्चों, आर बराबर रो एल बाई ए, क्या होता है, आर बराबर रो एल बाई ए होता है, और आर के उस मान को लेके आते हैं जो बोले थे आपको, याद रखिएगा, इसकी जरूरत हमें आगे पढ़ने वाली है बच्चों। तो आर का वो मान कहाँ गया भाई, जरा उसको लाया जाए उठा के। आर का मान यहाँ पर आर बराबर एन ई स्क्वायर ए टाउ। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था बच्चों, इसको हम लोग ये कर लेते हैं, सही कर लेते हैं कि आर का ये मान है, आर का है ना, ये नहीं है, इसको मिटा देते हैं, आर का मान उल्टा लिखा गया बच्चों, इसको हम लोग सीधा करके लिख लेते हैं जरा आर के मान को। आर बराबर ये हो जाएगा आपका, आर बराबर एम एल बट्टा एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, ए इंटू टाउ। आर के इस मान को हम लोग ले चलते हैं एम एल बट्टा एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, एम एल बट्टा एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ पे आ जाते हैं हम लोग। क्या था, एम एल स्क्वायर, एम एल बट्टा, यहां रख दीजिए एम एल बट्टा एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ बराबर, यहां है रो एल बाई क्या है ए। अब जो कटना है उसको काट दिया जाए, जो भी कटने वाला है उसको उड़ा दिया जाए भाई। तो यहां पर आपका एल से तो एल कट गया, और एरिया से एरिया कट गया, तो आपके पास रो बराबर क्या बचा, रो बराबर इधर क्या बचा है, एम बट्टा एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। अब कहा है यही एक्सप्रेशन लिखना है और इसके हर एक टर्म को क्या करना है, समझाना है ना। तो यहाँ पर m क्या है बच्चों, m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है बच्चों। और यहाँ पर वो सारी बातें लिखी हुई है, m बट्टा एन ई स्क्वायर टाउ, यहाँ से आराम से देख लीजिए, रेजिस्टेंस है, एरिया है l, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, और टाउ क्या, रिलैक्सेशन टाइम। उसी प्रकार से मेरे बच्चों यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ आर प्रतिरोध है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, लंबाई है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, प्रति इकाई आयतन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और शिथिलन का समय है बच्चों। तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ, अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं फटाफट। हमारा अगला सवाल क्या है बच्चों, हमारा अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ इसको तो हमने सॉल्व कर लिया। इसमें अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, आइए समझते हैं। 10वां सवाल है बच्चों, कहता है स्टेट एंड एक्सप्लेन थॉमसन और सीबेक इफेक्ट। चलो यहाँ पे एंड कर देते हैं और दोनों को समझ लेते हैं, ठीक है ना, दोनों को, ताकि आपसे एग्जाम हॉल में अगर पूछता है बच्चों तो आप इसका सही सही जवाब लिख दें, ठीक है ना। एंड थॉमसन और सीबेक इफेक्ट दोनों को समझेंगे हम लोग। तो आइए एक एक करके हिंदी में भी देख ले बच्चों, साल 2011 में पूछा हुआ सवाल है ये,
और इसमें कह रहा है थॉमसन या सीबेक प्रभाव को लिखें तथा समझाएं बच्चों। तो आइए जरा इसको हम लोग लिखते हैं और समझाते हैं। तो यहाँ हम आपके लिए आंसर लिखे हुए हैं समय बचाने के लिए। आपका क्या कहता है स्टेटमेंट को पढ़ा जाए। थॉमसन इफेक्ट का ये स्टेटमेंट है बच्चों और कहता है द एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट along the length of a conductor on passing current through it when its two ends are kept at different temperature as Thomson effect है ना, is known as Thomson effect। क्या कहता है हम आपको समझाते हैं बच्चों। ये कहता है कि किसी कंडक्टर को ऐसे मान लो कोई तार है बच्चों इस तरीके से यहाँ पर, और उसके एक किनारे को ध्यान दे बच्चों, उसके उसके एक किनारे को बच्चों अगर हम लोग हॉट कर दें, यहाँ पे इसको हॉट एंड कह दें, और एक किनारे को हम लोग कोल्ड एंड कह दें है ना, एक तरफ टेम्परेचर ज्यादा कर दें, एक तरफ टेम्परेचर कम कर दें, और अगर उसमें करंट बहाएंगे बच्चों, अगर उसमें करंट बहेगा तो वहां से हीट का या तो एब्जॉर्प्शन या तो हीट बच्चों बाहर निकलेगी इसमें से, या ये एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। इसी घटना को कहा जाता है थॉमसन इफेक्ट कहा जाता है बच्चों। अब प्रेम से देख लीजिए इधर क्या बोल रहा है, फिर से एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ लीजिए कि एब्जॉर्प्शन मतलब एटमॉस्फेयर से लेगा, और इवोल्यूशन मतलब इसमें से निकलेगा। क्या निकलेगा? हीट निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चों? हीट निकलेगा। अलोंग द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर ऑन पासिंग करंट थ्रू इट, जब इससे करंट बहाया जाएगा। व्हेन इट्स टू एंड्स यानी इसके दो किनारे आर केप्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर, तो इसके दो किनारे अलग अलग टेम्परेचर पर रखे जाएंगे। मतलब एक हॉट रहेगा और एक क्या रहेगा? कोल्ड। मतलब ऐसे कोल्ड वाला ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कोल्ड कर देंगे उसको, जो कम रहेगा उसको कोल्ड कहेंगे, जिसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा वो हॉट कहेंगे। और बच्चों ये तीन तरह का होता है, बस इसके नाम याद रख सकते हैं आप। निगेटिव थॉमसन इफेक्ट, पॉजिटिव थॉमसन इफेक्ट और जीरो थॉमसन इफेक्ट होता है। बढ़ते हैं, इसमें सीबेक इफेक्ट को भी पूछ रहा है, लेकिन उससे पहले बच्चों यहाँ हिंदी में भी देख ले बच्चे जो हिंदी वाले हैं। जब किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर स्थिर हो, तब चालक में धारा के कारण चालक की लंबाई के साथ उष्मा अवशोषण या उत्सर्जन, यानी उष्मा या तो वो सूखेगा या उसमें से उत्सर्जन होगा उष्मा का, इस प्रभाव को थॉमसन इफेक्ट कहते हैं बच्चों है ना। ये तीन प्रकार का होता है, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य थॉमसन इफेक्ट होता है। साथ ही साथ सीबेक इफेक्ट समझ लिया बच्चों। सीबेक इफेक्ट क्या होता है? कहता है द फेनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ electric current in a thermocouple by keeping its two junction at different temperature is called Seebeck effect। यानी कि कहता है जब जब थर्मोकपल के दोनों सिरों को अलग अलग तापक्रमों पर रखा जाता है तब उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होने लगता है। इस प्रभाव को सीबेक इफेक्ट कहते हैं बच्चों। आइए जरा हम आपको समझा देते हैं सीबेक इफेक्ट के बारे में। सीबेक इफेक्ट समझिए बच्चों, थर्मोकपल क्या होता है उसके लिए आपको समझना होगा। थर्मोकपल क्या होता है बच्चों? अब यहाँ हमने दो तार ले लिया है बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे। इस दो तार को इस तरीके से हमने जोड़ दिया, यहाँ पर दो किनारे बना दिए इसके, ठीक है ना। दो अलग अलग तरह के मेटल हमने ले लिए हैं, दो तो अलग अलग तरह के कंडक्टर। ये भी कंडक्टर है बच्चों, याद रखें ये भी कंडक्टर है, आपका कंडक्टर 1 है, ठीक है ना। और ये भी कंडक्टर है बच्चों, कंडक्टर 2 बोल देते हैं इसको, कंडक्टर हमारा ये 2 है बच्चों। अब याद रखें कि जब यहाँ पर एक तरफ हॉट कर दिया, मान लीजिए इसको इसको डीबीआई में जला के कैसे करके आग दे दिया यहाँ पर है ना, बहुत सारा हॉट कर दिया, और एक वाले को कोल्ड कर दिया, मतलब एक का टेम्परेचर ज्यादा होता है और एक का टेम्परेचर कम होता है, और ये दो अलग अलग तरह के मटेरियल होते हैं। तो इसको बोलते हैं थर्मोकपल। और थर्मोकपल क्या होता है बच्चों? ये हीट सेंस करने का डिवाइस होता है, ठीक है ना। अब इसमें सीबेक इफेक्ट, ये थर्मोकपल जो है वो सीबेक इफेक्ट पर काम करता है। काम कैसे करता है कि जब हम दो मेटल कंडक्टर के मिला के दो जंक्शन बना ले, यहाँ एक जंक्शन और एक जंक्शन यहाँ बना ले, तो अपने आप इसमें करंट फ्लो होने लगता है, और इस घटना को सीबेक इफेक्ट कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है इसे? सीबेक इफेक्ट कहा जाता है ना। कि द फेनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट जो जनरेट होती है बच्चों इन ए थर्मोकपल बाय कीपिंग इट्स जंक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर। जो दो जंक्शन है दोनों को अलग अलग तापमान पर जब रखा जाता है तो उसमें करंट पैदा हो जाता है, इसी को सीबेक इफेक्ट कहा जाता है बच्चों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 11 की राइट एनी टू फैक्टर्स ऑन विच थर्मो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन थर्मोकपल डिपेंड। जाहिर सी बात है बच्चों, ये थर्मोकपल अभी जस्ट जो पढ़ा है आपने उसी के बारे में पूछ रहा है। किन किन चीजों पर डिपेंड करता है बच्चों? तो ये करता है यहाँ पर कि कितना ज्यादा टेम्परेचर का दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो पहला यही हो जाएगा कि इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ थर्मोकपल। दोनों दोनों सिरों के बीच में तापमान में क्या अंतर है ये बोल रहा है। और दूसरा, थर्मो ईएमएफ is directly proportional to electronegativity and electropositivity of thermocouple metal। यानी बच्चों ये जो मेटल दो का कंडक्टर लगा हुआ है इसमें किस मेटल की
कितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता है, इस बात पर भी निर्भर करता है। ये दो बातें आप याद करके रख लेंगे, इसका मतलब यही था। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब यही था बच्चों कि इलेक्ट्रॉन छोड़ने या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्या उनकी क्षमता है। हिंदी में भी आप यहां देख ले बच्चों, थर्मोकपल के दोनों सिरों पर तापक्रम पर निर्भर करता है, तथा यहाँ थर्मो ईएमएफ है ना, विद्युत वाहक बल थर्मोकपल के धातु के विद्युतीय ऋणात्मक तथा विद्युतीय धनात्मक समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है एक्सप्लेन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। बच्चों पैरेलल ग्रुपिंग के बारे में पूछ रहा है, कुछ नहीं, 2 नंबर में पूछा है तो क्या करेंगे भैया, ऐसे दो रेजिस्टेंस बना देते हैं, यहाँ पर है ना 2 रेजिस्टेंस बना देते हैं, ये पैरेलल में हो गया आपका, ठीक है, यहाँ ये हो गया आपका R1 हो गया, ये क्या हो गया बच्चों आपका R2 हो गया। और पैरेलल जो होता है फॉर्मूला, उसमें फॉर्मूला क्या हो जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, तो वो हो जाता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाता है बच्चों। यहां से हम इनको सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा आपका R1 प्लस R2, R1 R2 बट्टा ऐसे एलसीएम। चलो थोड़ा और डिटेल में कर देते हैं इसको, ऐसे और डिटेल में कर देते हैं, रुक जाइए, इसको 1/R इक्विवेलेंट ही रहने दीजिए बराबर, यहां पर क्या कर दीजिए R1 R2 का एलसीएम ले लीजिए बच्चों, R1 R2 का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ R1 R2 से ये हो जाएगा R2 प्लस R1 हो जाएगा, R2 प्लस R1, यहाँ R1 से R1 कट जाएगा तो R2 गुना, R2 से R2 कटेगा तो R1 प्लस में हो जाएगा, और इसको पलट देंगे तो R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा आपका R1 R2 बट्टा R1 प्लस R2। ये हो गया आपका पैरेलल में फॉर्मूला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो ये आपको पूछा था कि ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर में पैरेलल ग्रुपिंग क्या होता है, इस तरीके से पैरेलल ग्रुपिंग होता है, फॉर्मूले वहां पे लिख देने हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बच्चों। यहां देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, यहां देखिएगा बच्चों, यहां से पूछ रहा है आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन आई इन द गिवन सर्किट। तो गिवन सर्किट ये जो दिया हुआ है, इसमें आई का मान क्या होगा, यहां पर देख ले बच्चों। तो ये किरचॉफ्स का यहां पर हम लगा देंगे पहला नियम, किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल कहता है बच्चों कि द सम ऑफ टोटल करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज जीरो, या यूं कह ले बच्चों कि कहता है किरचॉफ्स का लॉ कि किसी जंक्शन पर आने वाली जो जितनी भी जितना विद्युत धारा होता है, जितनी करंट आती है उतनी ही करंट जाती है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब देखो बच्चों ये वाला करंट जंक्शन पे आ रहा है, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे ये करंट तो आ रहा है, ये करंट भी बच्चों आ रहा है, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 7 और 5 12 आया, ठीक है। और ये भी आ रहा है बच्चों, ये भी आ रहा है ना, तो ये कितना है 2 एम्पियर। तो 7 5 12 और 2 14 जंक्शन पर पहुंचा, ये जंक्शन है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। सब यहाँ पर 14 एम्पियर का करंट पहुंचा। अब ये 3 निकल गया, तो 14 में से 3 घटा दोगे तो कितना बच गया बच्चों, कितना बच गया 11 एम्पियर बच गया। तो इधर से सोचो कितना निकलेगा, तो इधर से निकलेगा 11 एम्पियर, ठीक है ना। इधर से कितना निकलेगा, अगर आपको नहीं दिख रहा तो इधर से निकलेगा बच्चों 11 एम्पियर करंट निकलेगा, 11 एम्पियर करंट इधर से निकलेगा। आई बराबर, यहां देखो आई बराबर कितना हो जाएगा 11 एम्पियर, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ओके, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है स्टेट किरचॉफ्स टू लॉज फॉर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। बच्चों दो किरचॉफ्स के जो दो नियम है, दोनों नियमों को जरा एक बार देख ले। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ जो है ना, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जिसको किरचॉफ्स का करंट लॉ भी कहते हैं बच्चों, सबके नाम देख ले आप, किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं, करंट लॉ कहते हैं बच्चों, जिसको हम लोग किरचॉफ्स जंक्शन रूल भी बोलते हैं बच्चों। किरचॉफ्स का जंक्शन रूल, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ या जंक्शन रूल, जंक्शन लॉ कहते हैं क्योंकि जंक्शन पर लगाते हैं। और इसी किरचॉफ्स करंट लॉ को शॉर्टकट में केसीएल भी कहा जाता है बच्चों। तो ये सारे इसके नाम है, सबके सब क्या है, इसके नाम है। अब ये स्टेटमेंट क्या है, इसका मतलब डेफिनेशन क्या होता है, क्या कहता है किरचॉफ्स का पहला नियम, ये कहता है द सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो। मान लो ये कोई जंक्शन है ना, यहाँ पर मान लो ये करंट आया, दूसरा करंट आया, है ना, इस तरीके से तीसरा करंट भी आया, और ऐसे करंट जा रहा है ना। तो ये I1 आया, I2 आया, I3 आया, और I4 जा रहा है, और I5 भी क्या जा रहा है। तो ये कहता है कि इन सब का सम क्या होगा, जीरो, इन सब का सम क्या होगा, जीरो। द सम ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग, सुन के लिख लीजिएगा आराम से,
कि किसी जंक्शन पर सभी करंट यानी विद्युत धारा का जो योग होता है वो शून्य होता है। सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज जीरो, यानी कि सिग्मा आई बराबर क्या होता है, जीरो होता है। सम सिग्मा मतलब सम होता है, जोड़ होता है, सबका सम क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। ये किरचॉफ्स का पहला लॉ है। किरचॉफ्स का दूसरा लॉ भी होता है बच्चों, किरचॉफ्स का दूसरा लॉ होता है आपका, जिसको हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या बोलते हैं इसको, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, KIRCHOFFS, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ भी कहते हैं इसको, ठीक है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहा जाता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं इस चीज को, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, ठीक है। और आपको इसको और भी कह सकते हैं, जैसे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को शॉर्टकट में KVL कहते हैं। और इसे बच्चों किरचॉफ्स लूप लॉ भी कहा जाता है, किरचॉफ्स लूप लॉ भी कहा जाता है बच्चों, लूप लॉ भी कहा जाता है, लूप लॉ या मेश भी बोलते हैं, मेश लॉ बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये क्या है, ये कहता है, क्योंकि लूप में लगाया जाता है इसको, कहता है सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल इन ए क्लोज्ड लूप इज जीरो। सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल इन ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, जीरो हो जाता है। ये किरचॉफ्स के लॉज हैं, कहीं से भी आप डेफिनेशन इसका याद कर सकते हो बच्चों, है ना। एक यही होता है आपका किरचॉफ्स का, कि किसी लूप में टोटल पोटेंशियल का सम क्या होता है, जीरो। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, हमारे पास है वही किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ, जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। पूछ रहा है बताइए कैसे। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ याद रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, कि जितना चार्ज एंटर करेगा किसी जंक्शन पर, जितना चार्ज, करंट क्या है, चार्ज का फ्लो, जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज जाएगा। तो किरचॉफ्स का पहला नियम आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन किरचॉफ्स का दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। पूछ रहा है कैसे, तो देखिए भाई, कहता है कि देखो, जो बैटरी मतलब जितना भी एनर्जी देती है उतना ही एनर्जी खर्च होता है, रजिस्टर ये सब खर्चा करता है, जो कंपोनेंट है ना। यानी जितना एनर्जी दिया उतना एनर्जी खर्चा हुआ, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि टोटल जो एनर्जी है वो क्या है, कंजर्व है, ना तो एनर्जी नष्ट हुआ, ना तो एनर्जी वहां पर पैदा हुआ। वही बात को भाषा में लिख देना है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि ऊर्जा प्रति इकाई आवेश वोल्टेज को परिभाषित करता है, अतः कुल ऊर्जा प्रति इकाई आवेश जो प्राप्त होता है वह कुल ऊर्जा प्रति इकाई आवेश के क्षय के बराबर होता है। मतलब जितना बैटरी देता है, प्राप्त होता है, उतना ही जो कंपोनेंट्स होते हैं सर्किट में वो उसका खर्चा करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर अंग्रेजी में दिया हुआ है, डेफिनेशन यही है बच्चों, कि भाई बैटरी जितना या सेल जितना एनर्जी देता है उतना ही रजिस्टर और अन्य कंपोनेंट्स जो है उसका खर्चा करते हैं, ठीक है ना। और हमारे पास यहाँ पांचवा सवाल है बच्चों, कि राइट कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर। आपको पहले भी कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर हम बताए हुए थे जब आपको ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का पढ़ा रहे थे, लेकिन यहाँ भी आप ध्यान से देख सकते हैं बच्चों कि हमारे पास, क्यों पहला क्वेश्चन ही था ना, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर क्या होता है ना, कलर कोडिंग क्या होता है बच्चों, कलर बना दिया जाता है उसमें, है ना, अलग अलग पट्टी बना दी जाती है और कलरों का एक कोड होता है, यही कोड होता है आपका, है ना। यहाँ पे आपको याद रखें कि यहाँ पे हमसे पूछा है कि राइट कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस फॉर ऑरेंज एंड येलो। तो ये बनाने की, आपको टेबल बनाने की वहां पर एग्जाम हॉल में जरूरत नहीं है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए, और इसकी याद रखने के लिए आपको ट्रिक बताएंगे अभी, और उसको याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमसे पूछा है ऑरेंज और येलो का क्या होगा, तो यहाँ पर जो कलर्स हैं यहाँ पे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट ये 10 टोटल कलर है, इनको 0 से लेकर 9 तक इनको कोडिंग की जाती है। कहीं पर ब्लैक कलर अगर बना होगा उसका मतलब 0 होता है, ब्राउन होगा 1 होता है, रेड होता है तो 2 होता है। इस तरीके से हमसे क्या क्या पूछा है, हमसे पूछा ऑरेंज एंड येलो, ऑरेंज एंड येलो का पूछा है बच्चों। तो ऑरेंज के लिए ओ और ओ का हो जाएगा 3, तो ऑरेंज का हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। और येलो का होता है 4, तो येलो का कितना हो जाएगा, येलो का हो जाएगा 4। तो ये तो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इस टेबल को कैसे याद रखें, इस टेबल को याद रखने के लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं बच्चों। याद रखिए कि इसको टेबल को याद रखने के लिए, यहाँ हिंदी में भी दिया था हमने उसी तरीके से सारे कलर का नाम, लेकिन यहाँ पर बच्चों आपको हिंदी में हम बताते हैं देखो, मान लो एक आदमी है जिसका नाम है BB रॉय, और वो ब्रिटेन में रहता है, और उसके पास एक बहुत ही अच्छी पत्नी है, वाइफ है ना। तो उसी से ट्रिक से हम लोग याद कर लेंगे इसको, कि जो बी रॉय है ना, बाबू बनारसी रॉय मान लो,
तो बीबी रॉय है। कहां के हैं ये? तो ब्रिटेन में रहते हैं। अब ब्रिटेन क्या कहलाता है? ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन। उनके पास क्या है? बहुत अच्छी पत्नी है। हैज, तो हैज को नहीं लेंगे, है ना। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो ऑफ को भी नहीं लेंगे, ऑफ मैंने कहा कि ये सबको नहीं लेंगे, ठीक है ना। बीबी रॉय यहां लिख देते हैं, जिसको नहीं लिया जाता है ऑफ, ठीक है ना, तो कोडिंग में ऑफ नहीं आता है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज, तो ये भी नहीं आएगा आपका, ठीक है, इसको भी हटा देता है। हैज वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो हम इसको पूरा लिख देते हैं कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, है ना, जिसको आप याद रखोगे, बी बी रॉय, बी बी आर ओ वाई, है ना, आर ओ वाई, रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जी आर ई ए टी, ग्रेट ब्रिटेन हैज, ये सब नहीं लेंगे, हैज नहीं लेंगे, वेरी गुड वाइफ, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। और यहाँ कोडिंग आपको बता दें, यहाँ पर बी बी रॉय ऐसे याद रखना है, किसको किसको, जिसको कैपिटल में लिखे उसको लेना है। जैसे इसका कोडिंग हो गया 0, ये हो गया आपका 1 2 3 4, ये नहीं होगा, ये 5, ये 6, यहाँ पे 7 8 और 9। इस तरीके से कोडिंग को याद रख लेंगे आप लोग। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपको, यहाँ भी कोडिंग आप इसकी कर सकते हैं। यहाँ पर भी उसी सेम चीज को लिखा जा सकता है कि ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 और क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, ये कलर कोडिंग हो चुकी है। और ऐसे आप याद कर लेंगे और जो पूछा था उसे वहां हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास एक और सवाल है ऑब्जेक्टिव का, छोटा सा एक सवाल है बच्चों, और इसमें क्या कहता है, राइट डाउन 2 यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के 2 हमको इस्तेमाल बताने हैं, यानी विभव मापी के 2 उपयोग के लिखे। भाई पोटेंशियोमीटर जो है ना, वो यूज आता है कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ 2 सेल। और जब आपके लिए लॉन्ग टाइप लेके आने वाले हैं तो ये 5 नंबर में आपको सवाल पूछा जाता है, इसको हम बताएंगे। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हम पोटेंशियोमीटर के द्वारा माप सकते हैं। साथ ही साथ 2 सेल के ईएमएफ को कंपेयर करता है, यानी 2 सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना करने में तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके टोटल पेज जो हो गए वो आपको हो गए कितने, 35। कितने पेज हो गए बच्चों टोटल, 35 पेज हमने आपको आज पढ़ा दिया, फटाफट पढ़ा दिया। और ये आपका शॉर्ट टाइप का सॉल्यूशन। अगर इस लेक्चर का आप नोट्स चाहते हैं, जो भी हमने बोर्ड पर लिखा, साथ में जो भी पहले से लिखा हुआ था, ये पूरा चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएं। हम इस वीडियो के लिंक में या तो डिस्क्रिप्शन दे देंगे, और नहीं तो आप सर्च मारेंगे टेलीग्राम पर जाके ब्लैक बोर्ड फिजिक्स क्लासेस, तो उधर आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा, जिसके कारण वीडियो को पॉज करके आपको नहीं लिखना पड़ेगा। आप एक बार पूरा वीडियो देखें और पूरा का पूरा जाके नोट्स में और फिर वहां से नोट कर ले, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका शॉर्ट टाइप वीबीआई शॉर्ट टाइप का पूरा सॉल्यूशन। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेके आते हैं चैप्टर 3 का लॉन्ग टाइप। वीडियो को बहुत शेयर करें बच्चों, और सब्सक्राइब करने से पहले बिल्कुल ना जाए, ताकि अगला वीडियो जैसे आए आपको फटाक से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद बच्चों, शुभ रात्रि। और समय हो गया है बच्चों, 12 बज चुके हैं, और हम आपसे मिलते हैं फिर से, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट।